वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। इस वीडियो का टाइटल है 9 सितंबर 2025, लेकिन इसमें आपका इवेंट शामिल किया गया है 8 सितंबर को। और इसमें वो इवेंट शामिल किए गए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रख के ये वीडियो बनाई गई है। इसमें देखो कौन कौन सा टॉपिक्स आपका कवर किया गया है। एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है आधार को भी आप एक डॉक्यूमेंट के रूप में मानो, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के रूप में। किसके लिए? तो जो बिहार में आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हो इलेक्टोरल रोल्स का मतलब होता है ना वोटर्स लिस्ट को। फिर ब्रिक्स का वर्चुअल समिट मीटिंग बुलाया था ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डिसिल्वा ने, और उसमें इंडिया की तरफ से शामिल हुए डॉक्टर एस जयशंकर। प्रधानमंत्री मोदी नहीं हुए थे, जयशंकर साहब हुए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति को मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। प्रेसिडेंट मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अटेंड किया ईईपीसी के प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन का। ठीक है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अजय कुमार श्रीवास्तव का जो टेन्योर है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, उसको अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया। इंग्लैंड का एक बेहद प्रतिष्ठित अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, वो हर साल निकालता है एक रैंकिंग, मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025। इस बार भारत के तरफ से जो सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट कॉलेज है वो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर। फिर इंडिया और इसराइल ने साइन किया है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट कर दिया है 13th राउंड ऑफ टॉक्स ऑन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट, एफटीए। स्पोर्ट्स में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है काफा फुटबॉल नेशंस कप में। और यूएस ओपन में इस बार स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने मेंस का सिंगल्स टाइटल जीता है और वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर भी बन गए हैं। आइए इसको डिटेल में थोड़ा देखें। हेडिंग क्या है? सुप्रीम कोर्ट आस्क इलेक्शन कमीशन टू इंक्लूड आधार एज 12th डॉक्यूमेंट इन द एसआईआर। ठीक है, बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर्स लिस्ट को अपडेट कर रहा है, जिसको वो कहता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये थोड़ा देखते हैं बाद में क्या होता है। इसमें बिहार में कहा गया था कि जो व्यक्ति आपका वोटर्स लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है उसको बीएलओ, ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर के पास एक फॉर्म भर के देना होगा। और साथ में ना 11 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया गया जिससे आपका प्रूफ होता है कि आप वहाँ के रेजिडेंट रहते हो, ठीक है, वहाँ पे आप निवासी हो। इसमें आधार को इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि आप जानते हो आधार का हर जगह यूज़ होता है। इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा आप आधार को भी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के रूप में इसमें शामिल करो। ठीक है, इसका मतलब अब 12 डॉक्यूमेंट्स हो गए जो इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करेगा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए बिहार में। इसमें सुप्रीम कोर्ट का देखो जजमेंट क्या है, थोड़ा ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आधार जो है वो ना प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, जबकि ये क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 में आधार को मेंशन किया गया एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ रेजिडेंस। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अगर उसको लगे कि जो व्यक्ति आधार को कोट कर रहा है एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और अगर उसके ऑथेंटिसिटी पे उसको डाउट है, लगता है कि फर्जी है, तो फिर वो उसको चेक कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है इलेक्शन कमीशन ये कोई अथॉरिटी नहीं है कि डिसाइड करेगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। ठीक है, इसका मतलब देखो क्रक्स क्या है, एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान ये रखना है जब भी वोटर्स लिस्ट बनता है किसी भी एरिया में, तो उसमें एक क्राइटेरिया ये होता है कि आपका वोटर्स लिस्ट में नाम तभी आएगा जब आप उस एरिया में रहते हो। इसका मतलब अगर आप दूसरे एरिया में चले गए तो फिर उस एरिया से आपका वोटर्स लिस्ट से नाम कट जाएगा और जिस एरिया में आप हैं वहाँ पे आपका नाम चढ़ जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं,
दो दो तीन तीन जगह अपना अपना नाम रखते हैं, इससे डुप्लीकेशन होता है। उसी को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये स्टार्ट किया है। ठीक है। प्लस इंडिया में वोट देने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिक को है। वही सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहता है आधार ये सिद्ध नहीं करता कि आप भारत के नागरिक हो। इसका मतलब आधार के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि हम भारत के नागरिक हैं तो मेरा वोटर्स लिस्ट में नाम शामिल करो। वो कहता है कि नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट को, अगर इलेक्शन कमीशन को डाउट होता है कि ये फ्रॉड के तरीके से बनाया गया है तो वो उसकी जांच पड़ताल कर सकता है और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये अथॉरिटी नहीं है, ये उसका दायित्व नहीं है कि वो ये प्रूफ करे, वो किसी से प्रूफ मांगे कि आप भारत के नागरिक हो या नहीं। ये तो उसने क्लियर कर दिया। ठीक है। अब देखो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देखो है क्या, है ना। ये इसमें ऐसे याद रखो 324 आर्टिकल जो इंडिया का है कॉन्स्टिट्यूशन का 324, वो कहता है भारत में इलेक्शन करवाने का, इलेक्शन किसका, लोकसभा राज्यसभा स्टेट असेंबली और जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका, प्लस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। आज वाइस प्रेसिडेंट का वोट भी हो रहा है। तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, विधानसभा या जिस स्टेट में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसका इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। प्लस जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, इसका चुनाव भी कौन करता है, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। याद रखिएगा जो म्यूनिसपैलिटी, नगर पालिका और जो पंचायत, उसका जो इलेक्शन होता है ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाता है। तो 324 ने उसको ये अधिकार दिया है कि आप वोटर्स लिस्ट तैयार कर सकते हो, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। फिर संसद ने पास किया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, और फिर इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 को फ्रेम किया। उसमें पूरा गाइडलाइंस दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से आपका पीरियोडिकली वोटर्स लिस्ट को अपडेट करेगा। एक तो देखो वोटर्स लिस्ट अपडेट करना है तो सालों भर चलता रहता है। जो नए नए वोटर्स बने हैं, आप जाओ अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो फॉर्म 6, उसके बाद आपको इलेक्टोरल लिस्ट में या वोटर्स लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्पेशल रिवीजन भी करने का अधिकार है। ठीक है। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है वो ये कहता है कि जब आप स्पेशल रिवीजन करोगे आपको कारण बताना पड़ेगा। बिहार में लास्ट में 2003 में आपका स्पेशल रिवीजन किया गया था वोटर्स लिस्ट का। इसका मतलब लगभग 22 साल के बाद बिहार में हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, उसने अनाउंस किया था जून 24 जून 2025 को वो पूरे हिंदुस्तान में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेगा इलेक्टोरल लिस्ट का, यानी वोटर्स लिस्ट का। और स्टार्ट करेगा वो किससे, बिहार से, क्योंकि बिहार में आपका चुनाव होने वाला है। इसके बाद शायद बंगाल में होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने लॉ के हिसाब से बताया कि वो क्यों करना चाहता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि पिछले 20 साल में भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ है, शहरीकरण हुआ है, और लोग एक जगह से दूसरी जगह, अधिकतर गांव से शहर की ओर बहुत गए हैं। इसके कारण क्या हुआ है, इससे ना हमारे देश का डेमोग्राफी चेंज हुआ है, गांव से लोग शहर की तरफ शिफ्ट हुए। इसका मतलब इलेक्टोरल लिस्ट में थोड़ा चेंज तो आएगा ही आएगा, स्वाभाविक है। फिर दूसरा वो क्या कहता है कि ना भारत में इसके कारण और अन्य कारण से बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन हो गया है वोटर्स लिस्ट का। मतलब एक ही आदमी का दो दो तीन तीन जगह नाम आ गया है, क्योंकि उसने पहले नाम तो कटवाया ही नहीं था। तो वो कहता है इसको ख़त्म करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। और तीसरा रीजन जो ये बताता है ना इलेक्शन कमीशन, वो कहता है कि संविधान उसको ये अधिकार देता है कि सिर्फ भारत, जो संविधान कहता है कि सिर्फ भारत के नागरिक ही वोट दे सकते हैं। इसलिए तीन चीज को इंश्योर करने के लिए वो आपका ये कर रहा है, इसीलिए वो स्पेशल रिवीजन करवा रहा है भारत में। कंट्रोवर्शियल हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये सब याद रखना है। लीगल एस्पेक्ट, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 बिहार में लास्ट कब हुआ था, 2002 में, सॉरी 3 में। और फिर पहला स्टेट जहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है इलेक्टोरल लॉज का वो है बिहार, लेकिन ये पूरे हिंदुस्तान में होने वाला है। और हो सकता है ये पूछ ले
कारण क्या है, इलेक्शन कमीशन ने बताया जिसके कारण वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है बिहार में। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी फिलहाल कौन है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है। दूसरा, भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन द वर्चुअल ब्रिक्स समिट मीटिंग। इस वर्चुअल समिट मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था ब्राज़ील के प्रेसिडेंट इनासियो लूला डी सिल्वा ने 8 सितंबर को। क्यों बुलाया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आपका टैरिफ लगा रखा है बहुत सारे देशों पे, सीमा शुल्क लगा रखा है। ठीक है। और स्पेशली वो टारगेट कर रहे हैं ब्रिक्स को। ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज को। उनको उनका कहना है कि ब्रिक्स जो है वो एक दूसरा डॉलर के बदले एक अल्टरनेटिव करेंसी लाना चाहता है, ये हम उन्हें नहीं देंगे। ब्रिक्स में देखो 2 कंट्री को उसने टारगेट किया है, एक है ब्राज़ील और दूसरा है इंडिया। ब्राज़ील पे उसने 50% लगा रखा है टैरिफ। टैरिफ मतलब सीमा शुल्क, यानी कि ब्राज़ील से जो भी सामान अमेरिका जाएगा, सेलेक्टेड सामान है, सारे सामान पे नहीं, उस पर 50% का एक्स्ट्रा सीमा शुल्क लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा। इससे ब्राज़ील का सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा, ब्राज़ील का सामान नहीं बिकेगा तो ब्राज़ील को लॉस होगा। ये ट्रंप का सोचना है। भारत पे भी उसने लगा रखा है 50%। ठीक है। लेकिन अभी रशिया है, चाइना है, उस पर भी वो धमकी दे रहा है। इसके कारण क्या हुआ है, लूला डिसिल्वा चाहते हैं कि ब्रिक्स के सारे देश इकट्ठा हो और डिस्कस करें। ये जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगा रखा है हर देशों पे अलग अलग, इससे जो विश्व में व्यापार में जो टेंशन पैदा हुआ है उसको कैसे दूर किया जाए। एक तरह से समझो इमरजेंसी मीटिंग थी ये। मजे की बात क्या थी, इसमें चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग थे, व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट थे, और भी सारे टॉप लीडर्स इकट्ठे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साहब नहीं थे। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया किसने, डॉक्टर एस जयशंकर ने। अलग अलग कारण दिए जा रहे हैं। हो सकता है इंडिया अमेरिका से साथ अपना संबंध खराब नहीं करना चाहता ज़्यादा, वो नहीं दिखना चाहता कि वो एंटी यूएस है, क्योंकि देखो सारे ब्राज़ील हो गया, आपका चाइना हो गया, आपका रशिया हो गया, ये सब चाहते हैं कि ब्रिक्स एक एंटी यूएस फोरम बन जाए। अमेरिका कभी नहीं, इंडिया कभी नहीं चाहता ये। ठीक है। तो शायद ये कारण था कि आपके प्राइम मिनिस्टर इस पर नहीं आए और उसके जगह पे उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को भेज दिया। तो एग्जाम में ये याद रखना इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था, यही मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन बनेगा। फिर ब्रिक्स में कितने मेंबर कंट्री है, 11। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, ये सारे मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ब्रिक्स का जो 17th समिट मीटिंग हुआ था, ठीक है, वो हुआ था रियो डी जनेरियो में जुलाई 2025 में। इसमें सारे लीडर्स पहुंचे थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे, रशियन प्रेसिडेंट भी गए थे, लेकिन चाइनीज़ प्रेसिडेंट इसमें नहीं गए थे। और 17th जो ब्रिक्स समिट मीटिंग हुआ था उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो अगला होगा 18th ब्रिक्स समिट मीटिंग, वो होगा 2026 में। ब्रिक्स ओरिजिनली ब्रिक्स का नाम था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर बाद में एस जुड़ा साउथ अफ्रीका। ये जो टर्म है उसको कॉइन किया था जिम ओ'नील ने, एक गोल्डमैन सॉक्स है, अमेरिका का मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म है, बैंकर है। उसमें चीफ इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ'नील, जो बाद में ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे। तो जिम ओ'नील ने यह टर्म कॉइन किया था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक। उनका ये कहना था कि ये भविष्य में ना बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। 2010 की बात कर रहे हैं। बाद तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा, बाद में ये चारों देश मिलके एक ग्रुप बनाए जिसका नाम रखा ब्रिक। बाद में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया तो ब्रिक्स बन गया। और आज इसमें कितने देश हैं, 11 कंट्री हैं। ठीक है। ये आपका ब्रिक्स, और ध्यान रखना ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विल प्रोवाइड मेडिकल इंश्योरेंस टू ऑल बाय 2047। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा किया है 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसको मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल जानी चाहिए 2030 तक, और सारे के सारे कवर हो जाने चाहिए 2047 तक। ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने एक एम्बिशियस टारगेट रखा है
कि भारत में सभी को 2047 तक इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। 2047 इंडिया का 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है 2047 तक। उसी में है IRDA का ये टारगेट है कि 2047 तक सभी को इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलना चाहिए। इसमें वो कहता है ना, इंश्योरेंस की बात तब कहता है लाइफ, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस। थोड़ा सा जान लो। लाइफ इंश्योरेंस जब हम लोग बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग का इंश्योरेंस करवाया जाता है कि अगर आपका डेथ हो जाएगा तो आपको इतने इतने पैसे मिलेंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। तो लाइफ इंश्योरेंस जब भी कहते हैं, इसमें इंश्योर किया जाता है किसी पर्सन को। जनरल इंश्योरेंस, इसको नॉन लाइफ भी बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग को छोड़कर किसी का भी जो इंश्योरेंस होगा वो जनरल इंश्योरेंस होगा। अब जैसे देखो, बहुत किसान होते हैं, जैसे आप सुनते हो पंजाब में बहुत सारे जो है ना, बाढ़ के कारण बहुत सारे जो भैंस है, गाय है, वो बह के चली गई है पाकिस्तान। गाय और भैंस ये किसान के लिए एक संपत्ति है, पूंजी है, ठीक है। और बहुत सारे किसान देखते होगे ना, गाय और भैंस का भी इंश्योरेंस करवाता है। अब गाय और भैंस तो जीवित है, तब तो फिर वो लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे याद रखना, लाइफ में सिर्फ होता है ह्यूमन। गाय ह्यूमन बीइंग नहीं है, इसका मतलब गाय भैंस कोई भी एनिमल होगा उसका इंश्योरेंस, या फिर किसी व्हीकल का होगा, किसी घर का होगा, किसी फैक्ट्री की होगी, वो सारा सारा जनरल इंश्योरेंस में आएगा। हेल्थ देखो बीच का है, हेल्थ में आता है लाइफ और जनरल, दोनों ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें आदमी जब बीमार होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह का जो फीचर होता है कवर किया जाता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस में आता है, ठीक है। तो लाइफ अलग होता है, जनरल अलग होता है, हेल्थ बीच का आता है, दोनों इसको ऑफर कर सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने भी टारगेट सेट किया है कि 2047 तक यूपी का जो जीडीपी है वो $6 ट्रिलियन का हो जाना चाहिए। देखिए होता है या नहीं होता है। इसी में करंट का एक न्यूज़ है, अजय सेठ वो IRDAI के चेयरपर्सन बने हैं। IRDA के बारे में डिटेल कवरेज जो है वो 1 सितंबर 2025 के वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर देखो दूसरा न्यूज़ क्या आया था, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंड्स EEPC प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन। इसमें ना ध्यान रखना, कभी कभी पूछ लेता है प्लैटिनम का मतलब क्या होता है। प्लैटिनम का मतलब होता है 70 ईयर्स। जो जब किसी आपका ऑर्गेनाइजेशन प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन मना रहा है, इसका मतलब होता है उसके 70 ईयर्स के स्थापना दिवस मना रहा है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये टिपिकल बन सकता है क्वेश्चन। चलो, ये EEPC का प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन कहाँ पे हो रहा था, न्यू दिल्ली में। इसको अटेंड किया द्रौपदी मुर्मू ने। हमें भाषण से कोई मतलब नहीं, इन्होंने क्या कहा नहीं कहा, कोई मतलब नहीं होता हमें। हमें थोड़ा जानना है क्या, EEPC होता है आपका इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया। इसका पूरा नाम ये है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया। देखो, भारत से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बहुत सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल सेटअप कर रखे हैं। अपेडा सुनते हो, एग्रीकल्चर के लिए, मरीन के लिए मपेडा है, बहुत सारे हैं, लेदर के लिए अलग है, केमिकल के लिए अलग है। तो इंजीनियरिंग गुड्स का भारत से एक्सपोर्ट बढ़े, इसके लिए भारत में आपका सेटअप किया गया था EEPC, ठीक है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया। ये सेटअप हुआ था 1955, इसीलिए देखो 2025 में प्लैटिनम जुबली मना रहा है ये। इसको काम दिया गया था, आप भारत से इंजीनियरिंग सेक्टर के एक्सपोर्ट में बढ़ावा दोगे, ठीक है। ये आता है किसके अंदर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो स्टैटिक हो जाएगा ये। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है EEPC इंडिया का, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता। और इसका रीजनल ऑफिस कहाँ है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली। तो हमें बेसिकली ना हेडक्वार्टर से ही काम होता है, 99% इसी से रहेगा। थोड़ा काम का ले लीजिए दूसरा, क्योंकि टैरिफ के कारण ये बहुत न्यूज़ में है। 2024-25 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से टोटल हमारे देश से एक्सपोर्ट कितना हुआ था इंजीनियरिंग गुड्स का, $116.67 बिलियन का आपका एक्सपोर्ट हुआ था, ठीक है।
और सबसे बड़ा हमारा जो मार्केट है ना एक्सपोर्ट का, वो यूएसए है। यूएसए के बाद सेकंड रैंक पे आता है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, फिर आता है सऊदी अरेबिया, फिर आता है सिंगापुर, और फिर आता है जर्मनी। इसका मतलब 5 बड़े टॉप एक्सपोर्ट मार्केट हो गए, यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर एंड जर्मनी। और टैरिफ लगाने के कारण यूएसए में जो हमारा एक्सपोर्ट है उस पर खतरा बढ़ रहा है, इसीलिए थोड़ा इस तरह से भी इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अजय कुमार श्रीवास्तव का टेन्योर एज द एमडी, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका टेन्योर जो है कार्यकाल, वो अक्टूबर 2027 तक बढ़ा दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है जो अजय कुमार श्रीवास्तव है उनका जो टेन्योर बढ़ाया गया है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। क्यों? क्योंकि ऑफिशियली 31 दिसंबर 2025 को वो रिटायर होने वाले थे। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा 1 जनवरी 2026 से उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है, और ये अक्टूबर 2027 तक अपने पद पे बने रहेंगे। अजय कुमार श्रीवास्तव को जनवरी 2023 में इंडियन ओवरसीज बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया था, और उन्होंने अपना करियर शुरू किया था इलाहाबाद बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में 1991 में। अब देखो, किसी का अपॉइंटमेंट है, एक्सटेंशन है, तब तो हमें याद करना ही करना पड़ता है। स्टैटिक क्या याद करना, थोड़ा सा जान लो। भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एमडी, सीईओ वगैरह का अपॉइंटमेंट होता कैसे है। इसमें देखो क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी सेटअप कर रखा है, उस बॉडी का नाम है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसने रिप्लेस किया है आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसको सेटअप किया गया था 2016 में। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी 2014 में, उससे पहले पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता था पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एमडी और सीईओ के अपॉइंटमेंट में। उसको ख़त्म करने के लिए 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया, जो कहा गया कि एक ऑटोनमस बॉडी होगा, और फिर जो रिकमेंड करेगा नाम उस आदमी का जो क्वालिफाइड है बैंक का एमडी सीईओ बनने के लिए। 2022 में बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसको गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, एफएसआईबी से। तो यहाँ पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट का जो वैकेंसी होता है उसको एडवर्टाइज किया जाता है। जब बैंक में वैकेंसी हो गया, एडवर्टाइज किया जाएगा, लोग अप्लाई करेंगे, तो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो है ना, उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगा, इंटरव्यू लेगा, और फिर वो सजेस्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसमें से किसको अपॉइंट करना है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है, इसका जो रिकमेंडेशन होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मैंडेटरी नहीं होता। यानी गवर्नमेंट चाहे तो मान भी सकता है, चाहे नहीं भी मान सकता है। इसका मतलब देखो साफ है, कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला है इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के लिए, इसीलिए अजय कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल थोड़ा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, या हो सकता है गवर्नमेंट को ज़्यादा पसंद आ गए हो, हमें क्या मतलब है। इसके अलावा याद ये रखेगा, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो है ना, वो आता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, और ये गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है कैसे आपको रिक्रूट करना है, मैनेजमेंट पॉलिसी और एचआर पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग भी ये आपका गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। तो ध्यान ये रखेगा फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो का काम क्या है, बस वही ध्यान रखना है। और ये मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। थोड़ा सा इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में जान ले। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना हुई थी 1937 में, और इसको स्थापना किया था चिदम्बरम चेट्टियार ने। ठीक है, ये चेन्नई बेस्ड बैंक है। इसने अपना पहला जो ब्रांच था ना, कराईकुडी, जो चेन्नई में है, वहाँ पे खोला था, और दूसरा रंगून, बर्मा में खोला था। बर्मा को हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, रंगून को हम लोग यंगून, YYNGOON, यंगून के नाम से जानते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसने अपना पूरा ब्रांच स्प्रेड करना शुरू किया। आप जानते हो 1969 में पहली बार भारत सरकार ने 14 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया था, उसमें इंडियन ओवरसीज बैंक्स था। बाद में फिर 1980 में 6 को किया गया था। तो इंडियन ओवरसीज जो एक प्राइवेट बैंक था, 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नेशनलाइज कर लिया। इसका मतलब अभी इसका ओनर कौन है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन ओवरसीज बैंक के 4 ओवरसीज ब्रांच है, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड एंड श्रीलंका। याद रखना, किस भारतीय बैंक का इंडिया से बाहर सबसे ज़्यादा ब्रांच है? एसबीआई का है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया से बाहर सबसे ज़्यादा ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, सारे बैंकों को मिला के। तो फिर इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई। और इसका टैगलाइन क्या है? गुड पीपल टू ग्रो विथ। ये इसका टैगलाइन है इंडियन ओवरसीज बैंक का। दूसरा, आई एम बैंगलोर रैंक एज द बेस्ट इंडियन मैनेजमेंट स्कूल बाय फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर इन मैनेजमेंट रैंकिंग। इंग्लैंड की सबसे प्रतिष्ठित में से एक जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, वो हर साल निकालता है अपना एक रैंकिंग, मास्टर इन मैनेजमेंट रैंकिंग। इसका 21st एडिशन उसने अभी रिवील किया था। उसमें दुनिया के 100 टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट को रैंक किया है जो ऑफर करते हैं मास्टर्स डिग्री। किसमें? बिजनेस मैनेजमेंट में। इसका मतलब सारे जो होंगे ना मैनेजमेंट स्कूल्स होंगे। इस बार 11 बिजनेस स्कूल, इंडियन बिजनेस स्कूल को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जबकि पिछले साल 14 थे। इसका मतलब 3 घट गए ना। तो फाइनेंशियल टाइम्स के इंडेक्स के हिसाब से सबसे बेहतरीन इंडियन बिजनेस स्कूल कौन सी है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। और वर्ल्ड में इसका रैंक कितना है? 28th। सेकंड पे आता है आपका IIM अहमदाबाद, जिसका वर्ल्ड में रैंक है 34th। फिर आपका आता है SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई, इसका थर्ड पे है। ये रैंक है इसका वर्ल्ड में 35। फिर IIM कोलकाता, कैलकाटा 41, IIM लखनऊ 57। इस पर आपने गौर किया होगा, बैंगलोर का नाम चेंज हो गया है बेंगलुरु, लेकिन यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है बैंगलोर। कैलकाटा का नाम चेंज हो गया है कोलकाता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकाटा। देखो, स्टेट गवर्नमेंट नाम चेंज कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा, जब तक भारत सरकार नाम चेंज नहीं करेगा तब तक ये IIM बैंगलोर ही रहेगा, IIM बेंगलुरु नहीं रहेगा। IIM कैलकाटा ही रहेगा, IIM कोलकाता नहीं रहेगा। तो ये टॉप 5 हो गए। फिर वर्ल्ड में टॉप पे कौन है? यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट गैलन स्विट्जरलैंड का, HEC पेरिस फ्रांस, इंसीड पेरिस फ्रांस। फोर्थ पे है नोवा स्कूल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स पोर्चुगल। और फिफ्थ पे है शिंगहुआ यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट चाइना। इसका मतलब चाइना का एक है टॉप 5 में, इंडिया का नहीं है। फिर देखो, नेक्स्ट न्यूज़ क्या था? इंडिया एंड इसराइल साइन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। भारत और इसराइल ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया न्यू दिल्ली में। कभी कभी ना देखो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, जरूर आएगा ये एग्जाम में। भारत ने अभी किस देश के साथ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया था? इसराइल। कभी कभी पूछ लेता ना कहाँ पे किया था? न्यू दिल्ली। कभी पूछ लेगा किसने किया? तो भारत की तरफ से साइन किया निर्मला सीतारमन, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। और इसराइल की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर थे बेजालेल स्मोत्रिच, जो भारत आए हुए थे, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। ये देखो, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट होता क्या है? नाम से ही लगता है, इसराइल की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, या फिर स्टॉक मार्केट में करेगा तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा। ये जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, इसी तरह इंडियन कंपनी आपका इसराइल में करेगी। अब सपोज करो इसराइल की कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट करता है, और भारत सरकार रातों रात रूल चेंज कर देता है, जिससे कि इसराइल का जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी का, उसको भारत में खतरा होगा। तो फिर भारत में अगर पॉलिसी चेंज होता है जिससे कि इसराइल की कंपनी को पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो उससे बचाने के लिए ना इसमें एक मैकेनिज्म होगा। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो क्या क्या आपके पास कानूनी हथियार है, आप कहाँ पे केस कर सकते हो, क्या कर सकते हो। इससे क्या होता है, पूरा लीगल हो गया ना। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी मनमाना काम नहीं उठा सकता, उसको जो भी काम करना पड़ेगा उसको अपने लॉ के हिसाब से करना पड़ेगा। इसीलिए देखिएगा, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट नॉर्मली एक देश दूसरे देश के साथ करते हैं, ताकि उसका इन्वेस्टमेंट उस देश में सुरक्षित हो, इसीलिए किया जाता है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। ठीक है। फिर इंडिया यूरोपियन यूनियन स्टार्ट्स 13 राउंड ऑफ टॉक्स ऑन FTA होता है
फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया का मतलब होता है जब दो देश के बीच में एग्रीमेंट साइन होगा, उसमें एक लिस्ट बनेगा गुड्स का, वो आपका होगा, उस पे ना दोनों कंट्री अपना जो टैरिफ होगा, कस्टम ड्यूटी होगा, वो 0% कर देंगे। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होता है, ट्रेड को बढ़ावा मिलता है, इसी को कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया। भारत बहुत देशों के साथ ये कर रहा है, आपने सुना ही होगा, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, और अभी फिलहाल यूनाइटेड किंगडम के साथ किया था, जब प्रधानमंत्री गए थे यूनाइटेड किंगडम, इस पे ऑफिशियली साइन हुआ था, और जो होपफुली इस साल नहीं तो अगले साल लागू हो जाएगा। इसी तरह भारत यूरोपियन यूनियन के साथ ये एग्रीमेंट करना चाहता है ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए। आप जानते हो यूरोपियन यूनियन 27 यूरोपियन कंट्री का एक समूह है, ठीक है, उसके साथ भारत ये एग्रीमेंट कर रहा है। तो भारत के तरफ से ये जो टॉक होगा, ये होगा कहाँ पे, ये तो सॉरी नई दिल्ली में हो रहा है। भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, हमारे देश के कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल। अमेरिका के साथ भी जो आपका ट्रेड निगोशिएशन हो रहा था, वो सुनील बर्थवाल ही उसको लीड कर रहे थे, और अभी भी कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन को कौन लीड कर रहा है, यूरोपियन यूनियन ट्रेड कमिश्नर मारोस सेफकोविच। ठीक है, भारत और यूरोपियन यूनियन ने टारगेट सेट किया है कि 28 फरवरी 2026 से पहले पहले, टारगेट तो देखो यही कि दिसंबर तक कर ले, लेकिन ऑफिशियली टारगेट है 28 फरवरी 2026 से पहले ये निगोशिएशन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए और एग्रीमेंट पे सिग्नेचर हो जाना चाहिए। इसीलिए देखो यूरोपियन कमीशन की जो हेड है उर्सुला वेंडर लेयन, और यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है कोस्टा, दोनों के साथ अभी प्रधानमंत्री ने बात भी किया था 2 दिन पहले। ठीक है, तो ये भारत चाहता है कि जल्दी से जल्दी यूरोपियन यूनियन के साथ ये हो जाए, क्योंकि ट्रम्प चाचा आपका यूरोपियन यूनियन पे दबाव डाल रहे हैं कि वो भी भारत के खिलाफ सैंक्शन लगाए। इसीलिए गवर्नमेंट चाहता है जल्दी से यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन हो जाए। दूसरा जो आप याद रखना, ये भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, मर्चेंडाइज गुड्स, सर्विस नहीं, गुड्स, वस्तु, वो सबसे बड़ा जो है ना वो यूरोपियन यूनियन है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स, कॉमर्स मिनिस्ट्री के हिसाब से 23-24 में जो टोटल हमारा ट्रेड था यूरोपियन यूनियन के साथ, वो था आपका 135.31 बिलियन डॉलर्स का। हमारा एक्सपोर्ट था 75.93, इंपोर्ट था 59.38। इसका मतलब हम लोग सरप्लस हैं, ट्रेड सरप्लस है हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ। ठीक है, और दूसरा ये भी याद रखना, आप कंफ्यूज मत होना, अगर कंट्री पूछता है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री कौन है, तब तो अमेरिका हो जाएगा। 2021-22 से अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और देखो 24-25 का डेटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि अमेरिका के साथ हमारा था 131.84 बिलियन डॉलर्स। 23-24 का भी डेटा ले ले तो यूरोपियन यूनियन का ट्रेड 24-25 अमेरिका के साथ जो हमारा ट्रेड है उससे ज़्यादा ही है। तो अगर ऑप्शन में यूरोपियन यूनियन रहता है, यूएस रहता है, सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन पे टिक मारना है, अदरवाइज हमारा क्या होगा, अमेरिका होगा। ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको। स्पोर्ट्स का कर लेते हैं, इंडिया विंस ब्रॉन्ज इन काफा नेशन कप। ठीक है, इंडियन मेंस फुटबॉल टीम को ब्लू टाइगर भी कहा जाता है, उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है काफा नेशंस कप में। काफा सीनियर नेशंस कप फुटबॉल का होता है ये। ठीक है, इंडियन टीम ने आपका जीता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में क्या होता है, इसने सेमीफाइनल में, या कह लें थर्ड राउंड मैच के लिए, इसने आपका हरा दिया था ओमान को। देखो फीफा के हिसाब से हमारा फुटबॉल का रैंकिंग है 133 मेंस का वर्ल्ड में, ओमान का है 79th। इसका मतलब हम लोगों ने हायर रैंकिंग टीम को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता, इसीलिए देखना बहुत ढिंडोरा पीटा जा रहा है इसका। यहाँ पे देखो ये मैच कहाँ पे हुआ था, ये मैच हुआ था हिसौर सेंट्रल स्टेडियम इन हिसौर ताजिकिस्तान। ये पहली बार था जब भारत काफा मेंस सीनियर नेशन कप में भाग ले रहा था। और ध्यान रखिएगा, अभी इंडियन टीम के कोच कौन है, खालिद जमील, ये अभी इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो फिर अधिकतर तो फोकस इंडिया पे ही रहा, लेकिन याद रखना सेफ्टी के लिए, सेकंड काफा नेशन कप किसने जीता है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने पिछले चैंपियन ईरान को हराकर ये फाइनल जीता है, कप जीता है। ठीक है, तो थोड़ा स्टैटिक हो जाए,
काफा नेशन कप के बारे में जान ले। काफा का मतलब होता है सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसने सेकंड एडिशन ऑफ काफा सीनियर नेशंस सीनियर मेंस नेशन कप फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया और उसके को होस्ट थे उज्बेकिस्तान एंड तजाकिस्तान। ठीक है। फर्स्ट जो हुआ था 2023 में हुआ था काफा नेशन कप, जिसको ईरान ने जीता था। जो सेकेंड एडिशन हुआ था, जो उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने होस्ट किया था, उसमें 8 टीमों ने भाग लिया था। ग्रुप ए में था ओमान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिज रिपब्लिक। ग्रुप बी में था इंडिया, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। ठीक है। देखो, स्पोर्ट्स में कौन जीता कौन हारा वो तो रहता है, होस्ट कौन था वो भी याद करना पड़ता है। तो यहाँ पे होस्ट कौन था? उज्बेक एंड ताजिकिस्तान। कितने टीमों ने भाग लिया? 8। कभी कभी ना टीम का नाम भी पूछ लेता है, तो थोड़ा इसको याद करके रखना, अच्छा रहेगा। कार्लोस अल्काराज विंस द यूएस ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल। ठीक है। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने वर्ल्ड नंबर 1 उस समय जानिक सिनर, जो इटली के हैं, उसको हराकर अपना सेकंड यूएस ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया। इससे पहले उन्होंने मेंस सिंगल्स टाइटल जीता था यूएस ओपन का, 2022 में जीता था। अब टोटल उनके 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल हो गए। ग्रैंड स्लैम का मतलब होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन जो इंग्लैंड में होता है, और फोर्थ होता है आपका यूएस ओपन। कार्लोस अल्काराज यूएस ओपन जीतते ही इतने पॉइंट्स आ गए कि वर्ल्ड के नंबर 1 रैंक प्लेयर हो गए। पिछले 65 वीक से वर्ल्ड के नंबर 1 थे आपके जैनिक सिनर। तो जैनिक सिनर्स को डिथ्रोन करते हुए वर्ल्ड के नंबर 1 मेंस प्लेयर कौन हो गए? कार्लोस अल्काराज। ये भी पूछ सकता है, वर्ल्ड नंबर 1 मेंस टेनिस प्लेयर कौन है? कार्लोस अल्काराज। ये भी याद रखना। 2025 यूएस ओपन चैंपियनशिप आपका फ्लशिंग मेडो में हुआ था। फ्लशिंग मेडो वो जगह का नाम है जहाँ पे आपका यूएसटीए बिली जीन्स टेनिस एरिना सिचुएटेड है। ठीक है। ये पिछले वाला कल वाला वीडियो देखना, उसमें भी किया हुआ है, जहाँ पे आरेना साबलेंका ने आपका विमेंस का टाइटल जीता था। ठीक है। ये होता कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी में होता है, और ये हुआ था 18 अगस्त से 7 सितंबर 2025 को। ये तो लिस्ट है, देखो, विनर्स ऑफ द 2025 यूएस ओपन। जीतने वाला कौन? रनर्स अप कौन? मेन सिंगल किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज। हराया किसको? जानिक सिनर। कभी कभी ना देश भी पूछ लेता है। जैक सिनर जो यूएस ओपन में हार गए थे फाइनल में, वो किस देश के? ऐसे करके भी पूछ लेता है। वुमेन्स आर्यना सबलेंका ए अनिसिबोमा यूएस को हराकर। मेंस में डबल्स में मार्सेल ग्रानोलेट्स स्पेन के हैं, होरासिया जेबालोस अर्जेंटीना के, तो ग्रेनलोर सॉरी ग्रेनलोरस और जेबालोस की जोड़ी ने हरा दिया नील स्कूप्सी और जो सेल्सबरी के, दोनों अमेरिकन हैं। वुमेन्स में एरिन रुटलिफ और गैब्रिएला डेब्रोस्की की जोड़ी ने हरा दिया टाइलर टॉनसेंड और कैटरीना सिन्याकोवा को। मिक्स्ड में सारा ईरानी एंड एंड्रिया वावासोरी, पिछले साल भी यही लोग जीते थे। तो सारा ईरानी एंड एंड्रिया वावासोरी, उन्होंने हरा दिया पोलैंड के ईगा स्वीटेक एंड कैस्पर रूड को। ठीक है। इसमें ना नेशनलिटी भी थोड़ा याद रखना। देखो, मैक्सिमम है 99% है ना सिंगल्स ही पूछेगा, मेंस और सिंगल्स। डबल्स इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन मेंस और वुमेन्स सिंगल्स जब याद करोगे ना, नाम के साथ साथ ना किस देश के हैं वो भी आप याद रखना, पूछते हैं ये लोग। थोड़ा यूएस ओपन के बारे में भी कर लें स्टैटिक। जैसा आप जानते हो, यूएस ओपन है, ये 4th एंड फाइनल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है एक साल का। जैसे 2025 का ना, ये अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। स्टार्टिंग में कौन होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन जो होता है क्ले कोर्ट पे होता है, रेड क्ले पर। और विंबलडन जो है, जो इंग्लैंड में होता है, वो आपका ग्रास पे होता है। यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे होता है। पहली बार यूएस ओपन हुआ था 1881 में, और 1978 के बाद से ये सिर्फ हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है।
यूएस ओपन के सारे मैच खेले जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स टेनिस एसोसिएशन बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर इन फ्लशिंग मेडो। ठीक है, इसमें ऐसे याद रखना, जो इसका मेन स्टेडियम है उसका आर्थर एश स्टेडियम बोला जाता है, जहाँ पे सारे फाइनल्स खेले जाते हैं। ठीक है, बहुत बार आप सुनोगे ना, ओपन एरा ओपन एरा। ओपन एरा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, 1968 में इसको ओपन कर दिया गया था यूएस ओपन, तब से ये वर्ड यूज करना ही लगा। ओपन का मतलब क्या होता था, 68 से पहले यहाँ पे सिर्फ आपके जो अमेच्योर थे, यानी कि जो पैसे के लिए नहीं खेलते थे, शौकिया खिलाड़ी के लिए ये था, वही इसमें भाग लेते थे। ठीक है, पेशेवर खिलाड़ियों के लिए ये टूर्नामेंट नहीं हुआ करता था। 1968 में पूरे टेनिस में रूल को चेंज किया गया और कहा गया कि इसमें एमेचर, शौकिया एंड प्रोफेशनल, जो पैसे लेके खेलते हैं, पेशेवर खिलाड़ी, सब खेल सकते हैं, इसीलिए ओपन टू ऑल हो गया। ठीक है, तो 1968 के बाद जब से ये ओपन होना शुरू हुआ है, सबसे ज्यादा बार मेंस का सिंगल्स का जो टाइटल है वो जीता है रॉजर फेडरर ने, जो स्विट्जरलैंड के रिटायर भी हो चुके हैं, अमेरिकन पीट सैम्प्रस ने जो रिटायर हो चुके हैं, और जिमी कॉनर्स ने। रॉजर फेडरर, पीट सैम्प्रस और जिमी कॉनर्स दोनों तीनों ने 5-5 बार सिंगल्स टाइटल अपने नाम किया है। इसी तरह वेमेंस में देखें तो सरेना विलियम्स अमेरिकन है, क्रिस एवर्ट ये भी अमेरिकन है, इन्होंने 6-6 बार ये टाइटल जीता है। तो मेंस में 5 बार फेडरर, सैम्प्रस, कॉनर्स, वुमेन्स में सरेना विलियम्स और क्रिस एवर्ट, जिन्होंने 6 बार ये जीता है। कभी कभी देखो इस तरह के चीज भी आ जाते हैं। चलिए, जो तक अभी तक हम लोगों ने न्यूज़ कवर किया है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। पहला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया to include which document as a proof of identity for updating electoral rolls under the special intensive revision in Bihar। ठीक है, किसको मांगा है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इसको भी एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में इस्तेमाल करो। राशन कार्ड, आधार कार्ड, लेटर इशूड बाय म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत, लेटर इशूड बाय एमपी और एमएलए, नन ऑफ दिस। इसमें आंसर क्या है, आधार कार्ड। नेक्स्ट, India has won a bronze medal in the second CAFA Senior Men's Nation Cup by defeating which country? Iran, Tajikistan, Afghanistan, Oman, none of these. इसका आंसर क्या है, ओमान। ठीक है, और आप जानते हो इसको को होस्ट किसने किया था, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने। टोटल टीम कितने थे, 8, लेकिन टाइटल किसने जीता, उज्बेकिस्तान ने, और उसने फाइनल में हरा दिया था ईरान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफीटेड जानिक सिनर of Italy to win the men's singles title of the 2025 US Open Tennis Championship? Andrei Vavasori, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Novak Djokovic, none of these. आंसर क्या है, कार्लोस अल्कारेज ऑफ स्पेन। ये इनका सेकेंड यूएस ओपन टाइटल था आफ्टर 2022। फोर्थ, विच कंट्री ग्रुप इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड है चाइना, थर्ड है यूरोपियन यूनियन, फोर्थ है आसियान, और ई है नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या है, यूरोपियन यूनियन। लेकिन कंट्री के हिसाब से पूछेगा तो भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है गुड्स में अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड पीपल टू ग्रो विथ, ये किसका टैगलाइन है, किस बैंक का? आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, नन ऑफ दिस। आंसर क्या है, इंडियन ओवरसीज बैंक।
Which Indian management institute has been ranked as the best in the Financial Times Master in Management Ranking 2025? ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, IIM बैंगलोर, दूसरा है IIM अहमदाबाद, तीसरा है SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई, फोर्थ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा, ई है नन ऑफ दीज। हमारा आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। और भारत के कितने इंस्टीट्यूट को इस बार शामिल किया गया था? 11, जबकि पिछले बार आपका 14 थे। Next, who represented India at the virtual BRICS summit meeting organized by Brazil in September 2025 to discuss global trade issue? Prime Minister Modi, External Affairs Minister Dr. Jaishankar, Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal, Finance Minister Nirmala Sitharaman, none of these. आप जानते हो इसका आंसर क्या है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर। 8. Which state government has announced to cover all its population with medical insurance by 2047? 2047 तक हर किसी को स्टेट में मेडिकल इंश्योरेंस कवर होनी चाहिए। ये किस स्टेट ने अनाउंस किया है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गोवा, डी बिहार, ई नन ऑफ दीज। हमारा आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। और वैसे भी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, इसने टारगेट रखा है कि भारत में सभी के पास इंश्योरेंस होना चाहिए बाय 2047, इंश्योरेंस फॉर ऑल। 9th, India has signed bilateral investment agreement with which country in September 2025? एक ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, एक ऑप्शन है जापान, एक ऑप्शन है इजराइल, ई है नन ऑफ दीज। आंसर है इजराइल। 10. Which country is the largest market for Indian engineering goods? United States of America, United Arab Emirates, Japan, United Kingdom, none of these. भारत सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट किस देश को करता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, जापान, यूनाइटेड किंगडम, नन ऑफ दीज। आंसर क्या है? USA। सेकंड पे आता है UAE, थर्ड पे आता है सऊदी, फोर्थ पे आता है सिंगापुर और फिफ्थ पे आता है जर्मनी। 11. Where is the headquarters of the Engineering Export Promotion Council, India? EEPC. New Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, none of these. आंसर है कोलकाता। यह सेटअप हुआ था 1955 में और 2025 में ये अपना सेलिब्रेट कर रहा है 70 ईयर्स, उसी को प्लैटिनम जुबली बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।